बेबाक मुंसिफ देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चरम पर है। और ये चर्चा इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि पहले चरण के नोटिफिकेशन के लिए यानी पर्चा नामजदगी की जो तारीख होती है 9 दिन के बाद से शुरू है, तो सिर्फ 9 दिन बचे हैं और सीट शेयरिंग पर ही अगर पेंच फंसा हुआ है तो उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है, जो लिस्टें आनी, उसमें तो वक्त लग ही जाएगा। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच दरअसल सीटों को लेकर रस्साकशी चल रही है, जहां मांझी खुलकर 115 सीटों की मांग कर रहे हैं और चिराग के सांसदों का कहना है कि 43 से कम मंजूर नहीं। लेकिन चिराग दरअसल अलग बात कहते नजर आते हैं। लेकिन दोनों नेताओं ने कविताओं के जरिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, कहीं कवि ना बन जाए राजनीति छोड़कर। इसलिए भी आज की चर्चा जरूरी है। जहां मांझी ने रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी से प्रेरणा लेकर अपनी मांग को 15 ग्राम कहकर महाभारत की चेतावनी दी, तो वहीं चिराग पासवान ने कदम कदम पर लड़ना होगा जैसे शब्दों से अपनी रणनीति को दरअसल जाहिर किया है। जीतन राम मांझी ने चिराग की पार्टी को एक विधायक वाली पार्टी बता दी, उसकी दावेदारी को चुनौती भी दे दी। अब इससे क्या होता है कि गठबंधन के भीतर सियासी तलवारें खिंच जाती है। जाहिर तौर पर पार्टी प्रवक्ता जो मेरे साथ चर्चा में आज जुड़ेंगे वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए मजबूती से तैयार है। लेकिन जब एनडीए में एक पार्टी दूसरी पार्टी को कह दे कि वो तो एक पार्टी वाली पार्टी है, एक सीट उनको दरअसल मिलती है या मिल नहीं सकती है, तो फिर मामला वाकई में खींचतान वाला है। उधर महागठबंधन में भी कांग्रेस और वीआईपी के बीच तालमेल बैठाना तेजस्वी यादव के लिए अब चुनौती बनता जा रहा है, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि बिहार के चुनावी दंगल में, बिहार की चुनावी राजनीति जो जिस तरह की चल रही है, वहां पर विरोधी दलों से पहले अपने ही साथी चुनौती बनते जा रहे हैं। साफ तौर पर ये जो बयानात है उनसे नजर भी आ रहा है। और गठबंधन की राजनीति अब कविताओं से लेकर सीटों तक के हर मोर्चे पर गरमाई हुई है। एक बार फिर से मैं बताने जा रहा हूं, चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि पहले चरण की नोटिफिकेशन के लिए 9 दिन, दूसरे चरण की नोटिफिकेशन के लिए सिर्फ 12 दिन बचे हैं। कैंडिडेट अनाउंस तब होंगे जब सीट शेयरिंग पर बंटवारा होगा, क्योंकि मतलब गठबंधन वाली राजनीति दरअसल बिहार में होती है। इसलिए आज की चर्चा क्या गठबंधन में और महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूं और एनडीए तमाम चीज़ें ठीक ठाक यहाँ पर चल रही है या नहीं, इसको लेकर हम चर्चा में बढ़ेंगे आगे। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा तेजतर्रार विभाग प्रवक्ता राहुल आनंद। स्वागत राहुल आपका। और डॉक्टर खालिद अमीन साहब भी मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं, दूसरी विंडो में आपको नजर आ रहे हैं। खालिद अमीन साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका। और कुछ देर में आरजू खान जुड़ जाएंगे, आरजेडी का पक्ष नजर आएंगे, और अक्षंत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जनसुराज के युवा प्रवक्ता रहेंगे, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा का आगाज दरअसल आपसे करूंगा खालिद अमीन साहब, इसलिए आपसे करूंगा क्योंकि आपकी पार्टी कर रही थी मंगलवार को, यानी बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी कि हमारे अंदर तो सब सहमति। रविवार को जो मैराथन वाली बैठक हुई थी जिसमें बहुत बड़ा मंथन हुआ था, मंगलवार तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी थी, लेकिन आज बुधवार हो गया। और साथ ही साथ इसलिए भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि हमारे यहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, माले से कांग्रेस का कोई मतलब तालमेल जो है वो बैठ चुका है, कोई खिंचतान किसी तरह की नहीं है। जब खिंचतान नहीं है तो फिर लिस्ट आ जानी चाहिए थी खालिद अमीन साहब। नहीं, सारी पार्टियां अपने अपने लिस्ट की तैयारी कर रही हैं। हमारी भी सीसी चली है आज, और कल भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है। और हम लोग अपने जो सीट हम लोगों को अंदरूनी तौर पे दे दी गई है, उस पे हम लोग अपने कैंडिडेट को फाइनलाइज कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सारे सीट के नेतृत्व जो भी जिम्मेदार हैं इनके लिए वो कर रहे हैं वहां पे बैठ के। नहीं, कैंडिडेट फाइनलाइज कर लीजिए, लेकिन सीट शेयरिंग दरअसल कितनी सीटों पर आरजेडी, कितने सीटों पर आप, वीआईपी कितने पर, ये हो जाना चाहिए था क्लियर अब तक। नहीं, वो इंटरनली वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आप प्रेस वार्ता के जरिए आप लोगों को वो बताई जाएंगी। वो स्ट्रेटजी, वो एक है ना, वो मुहर्रम में लोग अखाड़ा खेलते हैं तो पैतरा देते हैं पहले। तो एनडीए का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद दोनों गठबंधन अपने अपने पैतरे यूज कर रहे हैं। और हम मुझे लगता है कि चूंकि अब एकदम नॉमिनेशन का टाइम आ गया है, ऑलमोस्ट हो ही गया है सब जगह। 9 दिन बचे हैं पहले चरण के नॉमिनेशन के लिए, नोटिफिकेशन में तो सीटें भी तो बहुत हैं, उस पे सब पे चर्चा करना, कैंडिडेट को फाइनलाइज करना, अब तक जितनी भी स्क्रीनिंग हुई है उसकी सारी रिपोर्ट को देखना, एक कैंडिडेट पे मोहर लगाना, ये तो बड़ा प्रोसेस है, टाइम लगता है।
अब दरअसल राहुल आपके पास क्योंकि लंबी खींचतान जो है, अब आप ये मत कह देना कि तो मीडिया की खबरें हैं साहब। आज जो रणनीतिक बिसात दरअसल बिछाई जीतन राम मांझी ने और चिराग पासवान ने, वहां से तस्वीरें क्लियर है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो जिस कविता का इस्तेमाल दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा, लफ्ज थे उनके, दे दो केवल 15 ग्राम, 5 ग्राम का ही था ना असल जो पंक्तियां हैं रामधारी सिंह जी की। 15 ग्राम मतलब 15 सीटों से नीचे वो आएंगे नहीं। एक बार और उन्होंने ये कह दिया कि अगर 15 नहीं मिलेगी तो एक भी सीट पर नहीं लड़ेंगे। क्या है ये मामला पूरा? एनडीए में अक्सर होता नहीं था ऐसा। हमारी सरकार ने सत्ता की राजनीति नहीं, सेवा की राजनीति का भाव रखा है और यही एनडीए का संकल्प है। और यहाँ पे आपको एक बात जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं जो गठबंधन में होते हैं, वो सारी राजनीतिक दल अपने सीटों को लेकर मंशा जाहिर करते रहते हैं। वो एक सामान्य सी एक व्यवहारिक सी प्रक्रिया है। अगर गठबंधन के धर्म की बात करें तो चुनाव के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब एक साथ बैठेंगे, एक जगह रहेंगे, तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और चिराग पासवान जी ने भी मीडिया के समकक्ष एक बात कही थी, जो बाइट चल भी रहा था, उसको भी एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि जो भी बातें चल रही हैं कि चिराग पासवान जी नाराज चल रहे हैं, चिराग पासवान ने इतनी सीटों पे जिद करी है, तो ये सारी चीजें धाराशाही हो चुकी है। उनके मीडिया में माने चिराग पासवान जी के माने, उनके सांसदों के माने, किन की बात सुने? चिराग पासवान जी पर मैं करूंगा बात, लेकिन अब गठबंधन धर्म की बात आई है तो फिर याद में वो भी दिलाऊंगा। मांझू जी से तो वादा किया था लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में भी एक चेहरा जो है वो आपका भेजा जाएगा, वो वादा पूरा नहीं हुआ। उसका जिक्र संतोष सुमन मांझू कई बार कर चुके हैं। इसीलिए अब मैं पूरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं। पूरी पंक्तियां इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जो एनडीए यानी कि बीजेपी जो बड़े भाई के किरदार में वो नहीं दे रहा है। हो न्याय अगर तो आधा दो, न्याय भी अगर दे रहे हो तो कम से कम उसमें से आधा तो दो। यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। समझ रहे हैं आप बात को? अब तो क्लियर है यहां पर कि 15 से नीचे मांझू जी नहीं आएंगे। देखिए, मांझी जी ने जो बातें कही हैं, और ये रश्मि रथी की जो दिनकर की एक मशहूर पुस्तक लिखी थी रश्मि रथी, उसका ये लाइन है। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये हमारा वास्तविक जो गठबंधन है, जो आपने राज्यसभा की सीटों की बातें की, तो वो तय होती है बिहार से जाने वाली सीटें। तो ये दोबारा जब सरकार बनकर आएगी तब कुछ वादे जो अधूरे हैं वो पूरे हो जाएंगे। और हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारे भाई कि हमने अब तक जो भी कहा है उसको किया है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा ध्यान, 2 मांगे थे आपने, 3 दे दी थी शायद। देखिए, मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। आपको थोड़ा सा आपका ध्यान का मैं अपनी तरफ केंद्रित करना चाहूंगा कि ये जो बिहार में जो गठबंधन है वो विकास की रफ्तार बनाम जंगल राज है, पहली बात। दूसरी बात, संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण है। तीसरी, विकास बनाम परिवारवाद है। चौथी, परिवार की सुरक्षा बनाम घुसपैठियों का बचाव है। पांचवी, सनातन का उत्थान बनाम सनातन का अपमान है। और छठा, जन विश्वास बनाम जन आक्रोश है। और सातवां सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग बिहार के डीएनए को गाली देते थे उनके खिलाफ भी ये लड़ाई छिड़ी गई है। और इसमें जितने भी गठबंधन के लोग हैं सब एक साथ होंगे। और मैं आपको फिर से पुनः इस बात को कह देता हूं, वो सारे लोग जो अभी सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं और तर्क ऐसे दे रहे हैं जिसका कोई सीट शेयरिंग के पहले वो मंत्रालय का बंटवारा कर रहे हैं। जैसे कि आपने महागठबंधन में देखा होगा कि किस तरह से वो लोग ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि ठीक है हमें 12 ही सीट दो, लेकिन डिप्टी सीएम का सीट मैं लूंगा। और कांग्रेस का जहां तक सवाल उठता है तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को कहा था, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती राहुल है फिर तो से आप कांग्रेस पे आ गए। दरअसल मेरा जवाब अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। आपने वो ऐसा मतलब बहुत जल्दी से आपने सरपट किनारा कर लिया इस कविता से, जिससे आपको शायद कविताएं पसंद ना हो। मामला अभी भी वहीं अटका है। उन्होंने पूरा इल्जाम लगाया एनडीए पर, एनडीए में भी बीजेपी पर, जो बड़े भाई के किरदार में, कि आप जस्टिस नहीं कर रहे, उनके साथ इंसाफ नहीं दे पा रहे उनको। इसीलिए तो उन्होंने लिखा कि हो न्याय अगर तो आधा दो। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा इसके ऊपर। जो आप जस्टिस की बात करते हैं तो इस बात के लिए आपको मैं याद दिला दूं कि जब नीतीश जी को, जब माफ कीजिएगा, जब मांझी जी को जब सम्मान देने का विषय आया था तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ही उनके साथ खड़ी हुई थी और साथ में मिलकर चुनाव लड़ी थी। एक ऐसा भी वक्त आया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब महागठबंधन की तरफ से उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था, उस समय भी उन्होंने चुना सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे को चुना। तो पता है कि मांझी जी की जो मांगे हैं वो हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व तो बैठकर बिल्कुल अभी कुछ पल के दूरी पे है। वो आज रात भर का इंतजार कर लीजिए, कल सुबह के पहले सारी चीजों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 10 तारीख से नॉमिनेशन है तो लगभग सीटें फाइनल हो चुकी हैं और कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं। बस एक आपसी सहमति बनाने की बातें हैं जो आपको कुछ पल में आपकी नजर के सामने उपस्थित होगा।
चलो अब चिराग पासवान पर आ जाते हैं। 43 मांग रहे हैं, 43 से नीचे वो भी नहीं आएंगे। उन्होंने भी लिखी कविता, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। लड़ किन से रहे हैं? अपने ही गठबंधन से, जो कहते थे कि हम तो हनुमान हैं प्रधानमंत्री मोदी के। अब हनुमान दरअसल ये कह रहे हैं कि लड़ना पड़ेगा तुमसे, क्योंकि तुम सीट बंटवारा जो है वो सही तरीके से कर नहीं रहे हो। मांझी जी कह रहे आप इंसाफ नहीं कर रहे हो। लड़ने के बाद चिराग पासवान कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है। कैसे मान लूं? देखिए, चिराग पासवान जी के विषय में मैं आपको एक बात बता दूं कि चिराग पासवान जी हो चाहे मांझी जी हो, वो हमारे राज्य के ऊर्जावान व्यक्ति हैं। चिराग पासवान जी युवा के दिलों की धड़कन है और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत साथी हैं। और जहां तक सवाल उठता है मांझी जी का, तो मांझी जी सबसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से। उनका सम्मान भी हम करेंगे। और मैं आपको फिर से इस बातों को कहता हूं कि ये जो एक सामान्य सा व्यवहार होता है राजनीतिक दलों का गठबंधन के अंदर चुनाव की प्रक्रिया में जाने से पहले, ये जो बातें होती हैं, ये बातें सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि हर राजनीतिक पार्टियों की अपनी मंशा होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। आप देखिएगा, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और मुकेश सहनी जी बाहर निकलकर ये कहते हो कि मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया है। ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बहरहाल उनको भी पहला सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। उनको चुनाव लड़ाया, उनको एमएलसी बनाया। ये चलो भारतीय जनता मैं पार्टी का दरअसल ट्रैक गलत रिकॉर्ड हूँ, रहा है। आपसे तो सहमति से बात सारी है। चीजें मतलब बन जाएगी, बैठ जाएगी। जो फॉर्मूला मेरे पास दरअसल आया कि जेडीयू 103 और बीजेपी भी 103, पीछे बच रही है 35 सीटें। अब तीनों दलों को आप बांट कर दिखा दो। देखिए, ये कयासें लगाई जा रही है, ये सिर्फ कयासें लगाई जा रही है। कोई कहता है कि 100, कोई कहता है 102, कोई कहता है आप 101। बता ये दो, आप कयासें बता दो। आप, लगाई जा मैं रही है। कयास नहीं लगाता, आप बता दो। चलो देखिए, हाँ जो भी 243 सीटों का जो बंटवारा होगा, हाँ, वो मेरे कहने से नहीं होगा। वो हमारा शीर्ष नेतृत्व जब तक उसको क्लियर नहीं करेगा। तो आपके कहने आपके से नहीं सामने इस होगा, तरह लेकिन की हमारे बातें सूत्रों करना से हो सबसे जाएगा, बड़ी क्योंकि हल्की हमारे जो बातें एसेट्स करनी हैं है। ना वो काम करते हैं और वो वर्क करते हैं और वो चीजें होती भी बिल्कुल। है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल, कि अगर लेकिन 103 ऐसा हो जाता है, 205 पर सिर्फ ये, तो बाकी के 206 पर अगर सिर्फ ये, तो बाकी की 35 सीटें बांट कर दिखाइए ना साहब। फिर अगर इस तरह के देखिए, बयानात ये है और 35 संभावनाओं सीटों का में दौर तीन है। चार दलों को बांटना, फिर मामला नहीं बनेगा। आप उपेंद्र कुशवाहा को दे अ, देंगे लेकिन जीतन राम मांझी को नहीं देंगे, तो फिर नाराजगी बढ़ेगी। और जनसुराज तैयार अ, बैठी है कि चिराग पासवान और मांझी जी खिसके तो हम पकड़े उन्हें अपने पाले में करें, है अ, ना। देखिए, निश्चित तौर पे जो बातें आप कह रही हैं, ये राजनीतिक के गलियारे में एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन इसका एंड रिजल्ट तब भी आएगा जब तक सीट बंटवारे को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से नहीं बताया जाएगा, तब तक किसी भी बात को कहना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। आप महागठबंधन को भी देख लीजिए, उन लोगों ने अब तक कोई पत्ता नहीं खोला है। सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, सूत्र वहां भी काम कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता राहुल, यही एक है लाइव कि जब हाँ, एक लाइव डेमो आपको मैं दिखाता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इस बात का आप दावा करते हो। आपका जो गठबंधन वो दुनिया का सबसे महान गठबंधन हो ही जाता है, क्योंकि जब सबसे बड़ी पार्टी उसमें है तो गठबंधन भी महान है। अक्षंत बैठे हैं मेरे साथ जनसुराज के, उनसे मैं पूछूंगा ना अगर कि आपकी जो लिस्ट है, फहरिस्त है, कब आएंगी, वो बताएंगे 9 को आएगी और दूसरी 12 को आएगी। कंप्लीट है फॉर्मूला, नई पार्टी है बिल्कुल। अब आप तो महान पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा गठबंधन है, अब तक हो जाना चाहिए था। ये है सवाल, ये है मसला। देखिए, ये जो चर्चा है, ये पहले से हो रखा है कि किसको कहाँ किस सीटों पर लड़ना है। हाँ बस आपसी तालमेल पे एक साथ बैठकर केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भर की देरी है। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, परसों से यानी कि 10 तारीख से जब नॉमिनेशन है, तो हम अभी आज से कल तक में हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। जहां तक जनसुराज का सवाल उठता है, तो उन्होंने तो इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस बात का वादा किया था कि हम सारे चीज होने से पहले अपनी सीटों का घोषणा कर देंगे और अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर देंगे। तो अभी वो भी गुना भाग के अंदर बैठे हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन मीडिया के में जो इंतजार है वो जल्द समाप्त हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। चलो एक और चीज़ आपसे जान लेता हूँ, फिर मैं बढ़ जाऊंगा आगे। धर्मेंद्र प्रधान थे आज पटना में और चिराग पासवान भी पहुंचे थे, मुलाकात होनी थी लेकिन हुई नहीं, दिल्ली वापस लौट गया चिराग पासवान। क्या हुआ, क्या था ऐसा? हो सकता है उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी कि जिसकी वजह से चले गए। लेकिन अगर कल की आप चर्चा करें, तो हाँ कल दिल्ली में जाकर हमारे शीर्ष नेतृत्व उनके घर पे बैठकर बातें कर रहा था। और एक फाइनल कमेंट करने की जो बात थी, बस उसी का इंतजार है और वो भी तुरंत हो जाएगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन देता हूं। अब मैं जो दरअसल कह रहा हूं वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। चिराग पासवान 45 मिनट की मैराथन बैठक कल चली उनके घर पर, जहां पर बड़े बड़े चेहरे पहुंचे, बात नहीं बनी। फिर उनको दरअसल पटना बुलाया गया, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होनी थी, वो बिना मिले चले गए। फोन पर पता नहीं ऐसे क्या बातचीत हुई होगी। उसके बीच में ट्वीट भी आता है, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो मामला जो है वो ठीक उतना नहीं है जिस तरीके से राहुल समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अक्षत, बहुत बहुत स्वागत, जनसुराज के युवा प्रवक्ता। अक्षत, सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में भी और एनडीए में तो खुलकर सबके सामने भी, क्या हाल है जनसुराज का?
देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे प्रश्न पूछा। मैं आपकी जनता का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी है, और आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर गठबंधन है ना, वो बिहार की जनता के साथ हो चुका है। और ये इसलिए मैं इतनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टी की जो लिस्ट कल 9 तारीख को आने वाली है, आप उसमें दावे के साथ देखिएगा 80 से 90% वो लड़के हैं जो प्रशांत किशोर जी के साथ पिछले 2.5-3 साल से गांव गांव घूम रहे हैं, वहां की वास्तविकताओं को समझ रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं, उन पे काम करने के लिए वहां पे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और इस दौरान जो नेतृत्व ग्रास रूट से इमर्ज होकर आया है, वो ग्रास रूट से इमर्ज हुआ वो जो लीडरशिप है, अब वो इवेंचुअली बागडोर वही लोग संभालेंगे इस पूरे प्रोसेस की। तो ये कोई भी पार्टी अभी इस टाइम ऐसी नहीं है जो इतने स्पष्ट रूप से बता सके कि हम लोग क्यों सबसे इमर्जिंग थर्ड फ्रंट के रूप में नहीं दिख रहे हैं। आप अगर आज देख लो, बिहार में सब लोग मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है, सब सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर ये लोग एक दूसरे के गठबंधन के लोगों के ईगो को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मुद्दों पे इनके वैचारिक मतभेद नहीं है, सीटों पे मतभेद है। वहीं जनसुराज दूसरी ओर ये कह रहा है कि जनसुराज के आने के बाद जो और बढ़िया काम होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन 5 काम जो ऐसे हैं, बच्चे 15 साल तक के बच्चों की शिक्षा, 10 से 15 हजार के रोजगार के लिए जो पलायन डिस्ट्रेस्ड होता है उसको रोकना, लोगों को जो वृद्धा पेंशन है उसको 2000 करना। आपको पता ही होगा कि वो 1100 भी हमारे ही प्रशांत किशोर जी के प्रयासों से हुआ है, और उसको हम ये करके दिखाएंगे कि हम उसको 2000 पहुंचा देंगे। जो वृद्धा पेंशन है, उसके अलावा जो किसान हैं उनको हम कम से कम स्कीम्स के जरिए 2 से 3 जो टोबैको या ऐसी कोई क्रैश क्रॉप्स उगाएंगे उनको हम लोग, किसान भी उनको स्कीम्स के जरिए। जनसुराज का हो गया प्रचार खत्म। तो एक चीज दरअसल अक्षंत में समझना चाहूंगा, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सियासी एक्सपर्ट इस नज़र से देखते हैं कि जो मायावती है वो बीजेपी का इंटरनली सपोर्ट करती है। वो उस तरीके से कि अगर अखिलेश यादव ने या कांग्रेस ने जहां पर यादव कैंडिडेट दिया वहां पर मायावती यादव कैंडिडेट ठहरा देती है, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट दिया इंडिया अलायंस ने वहां पर वो भी मुस्लिम कैंडिडेट ठहरा देती है। क्या प्रशांत किशोर भी उसी रणनीति के तहत काम करेंगे, जहां पर महागठबंधन का कैंडिडेट जिस जाति से आएगा प्रशांत किशोर भी उसी जाति से दे देंगे ताकि बीजेपी को सीधा सीधा बेनिफिट मिल जाए? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आरोप है कि आप बी टीम हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि जो ये आरोप लगते हैं कि हम बी टीम हैं और ए टीम हैं, तो ये जो सबसे पहले प्रक्रिया जो आपने बताई है वो महागठबंधन तो वही प्रक्रिया फॉलो करते हुए आ रही है। आप देखिएगा वो जो भी सीट ऐसी होती है, और मुसलमानों के साथ खासकर उन्होंने ऐसा किया है, ये ऑब्जर्व किया होगा आपने कि जो भी सीट जहां पर यादव की बहुल्य होती है वहां पर वो कोशिश करते हैं, वहां वो मुसलमानों को दे देते हैं और कहते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन तो हम कर रहे हैं। तो हम लोग का जो आप ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसे आप इसका उसको काउंटर कीजिएगा, तो हम लोग जनता के मुद्दों को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। हम जो युवा है आज बिहार का, उसकी बात कर रहे हैं इसके माध्यम से। आप पार्टी प्रवक्ता आप तो ये कहेंगे कि जिताऊ उम्मीदवार को हम मैदान में उतारेंगे, लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है ना पॉलिटिकल एंगल से, वो एंगल अगर बन जाता है तो फिर मायावती वाला किरदार प्रशांत किशोर अदा कर देंगे बिहार में, और उसकी संभावनाएं लग रही है बहुत ज्यादा। उसका एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, कोई जाति से बिहार की एक सच्चाई है, लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं वो ये बात स्ट्रेस कर रहे हैं कि हर जाति के अंदर एक काबिल युवा है। अब हमारे जो स्टेट प्रदेश अध्यक्ष है हमारे मनोज भारती जी, उनको देख लीजिए। हमने एक ऐसा दलित चेहरा समाज में लाके खड़ा किया है जो दिखाया कि उनसे काबिल बहुत ही कम लोग मुझे लगता है बिहार में होंगे। हमारे जो क्या बोलते हैं कैंडिडेट थे श्री कृष्ण सिंह, तो हम लोग जाति को एज अ फैक्टर एक्सेप्ट करके चल रहे हैं और उसी जाति में से लोकल लीडरशिप को क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है हमारे पास ये समस्या हमारे साथ नहीं है। चलो, जब लिस्ट आएगी तो मैं बहुत गौर से उस लिस्ट को देखूंगा, पढ़ूंगा और समझूंगा कि दरअसल क्या फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है प्रशांत किशोर ने। खालिद अमीन साहब, इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरीके से तय नहीं है। आपने जो बात दरअसल वो कही, उसमें कुछ चीज़ों को लेकर मैं आगे आता हूँ। अधिकतर सीटों पर सहमति जरूर बन गई है, लेकिन कुछ डिमांड ऐसे है जिसे लेकर बात अटकी हुई। जैसे कि आरजेडी खुद 130 सीटें चाहती है, आपने भारत जोड़ो यात्रा की लेकिन आपको 55 नहीं मिल रही, आप भी 60-65, बल्कि आप पिछली बार तो 72 पर लड़े थे। हालांकि विनिंग स्ट्राइक रेट जो भी रहा हो, लेकिन इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है? और अगर 55 मिलती है या 50 मिलती है तो उसमें इत्तेफाक है?
देखिए, हमने बार बार एक बात क्लियर की है, नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो सीटें चाहते हैं वो हम ले रहे हैं और उस पे हम लड़ रहे हैं। नंबर का कोई मामला नहीं है हमारे यहाँ। नंबर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। वो ऐलान होना बाकी है, आपको ऐलान हो जाएगा। वो अपने हम वक्त हमारा होगा, लेकिन ऐलान हो जाएगा। कुछ सीटें ऐसी हैं खालिद अमीन साहब, पुरानी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती, उसी का आप जिक्र कर रहे थे, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे, क्योंकि वहां पर लंबे वक्त से बीजेपी जीतती आ रही है। इन सीटों को दरअसल कांग्रेस बदलना चाहती है। कौन कौन सी सीटें हैं? नंदकिशोर यादव की पटना साहिब वाली सीट, अरुण सिन्हा की कुम्हरार वाली सीट, प्रेम कुमार की गया जैसी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बदली जाए, क्योंकि वहां पर दबदबा, वहां यहां पूर्व में कांग्रेस के खाते में ये सीटें रही है, इसलिए आप चाहते हैं कि जहां पर बीजेपी कंटिन्यूसली जीत रही है वो आप हटा दो, जहां हम पहले जीतते थे वो सीटें हमें दे दो। अब यहां से समझ में आता है कि जीतना नहीं है, सिर्फ बीजेपी से लड़ना नहीं है आपको आमने सामने की लड़ाई में। आपने कल की न्यूज देखी होगी, मैं अंदर की बात नहीं बोल पा रहा हूँ, या मुझे सही जानकारी भी हो सकता ना हो, लेकिन न्यूज में कल आया था कि कम्युनिस्ट पटना साहिब की सीट मांग रही है। अगर ऐसा होता तो फिर ये बात ही नहीं आती। बात समझिए। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ सारी चीज सेटल है, क्योंकि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी पिछले 3 महीने से काम कर रही है और हर पॉइंट, हर एजेंडे पे डिस्कशन हो चुका है। हर सीट का रोड मैप मालूम है, कौन सी पार्टी कौन सीट पर किस हालत में वो पता है, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली हम लोग, मतलब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का यही फायदा हम लोगों को अभी होता हुआ दिख रहा है कि आज हम लोग आराम से बैठ करके अपनी अपनी सीटों पे अपने अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं। अनाउंसमेंट जब हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहेगी वो कर लेगी, क्योंकि बहुत सी चीजें अनाउंसमेंट के पहले देखनी पड़ती हैं। अभी हम लोग वही देख रहे हैं। ठीक है, बात है मुकेश सहनी के बयान पर। परसों तक तो वो ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम पद जो है वो हमारा है, आज कहा कि सीएम तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम जो है वो मल्लाह का बेटा है। ऐलान पहले कर देते हैं आप, चुनाव देखी जाएगी, जीत हार बाद में, लेकिन ऐलान पहले होने चाहिए। ऐसा है कि मुकेश सहनी का अगर स्ट्रेंथ है तो वो क्यों नहीं बोले कि हम डिप्टी सीएम बनने का स्ट्रेंथ रखते हैं। फिर कांग्रेस भी कर दे कम से कम कांग्रेस भी कर दे अनाउंस कि तेजस्वी यादव होंगे सीएम फेस। कांग्रेस को भी कर देना चाहिए जी। क्या फिर कांग्रेस को भी अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए ना, क्योंकि तेजस्वी यादव खुल के कहते हैं, 3-4 बार वो कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं मैं राहुल गांधी को। कांग्रेस भी खुलकर कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट जो भी अनाउंसमेंट होगा वक्त हमारा होगा, और हम अपने सही समय पे हम जो भी अनाउंस करना होगा हम करते जाएंगे। देखिए टाइम हमारा होगा। ठीक है, आप जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जिक्र कर रहे हैं ना, वो मैं समझ रहा हूँ कि चुनाव होगा, विधायक दल की बैठक होगी, फिर वो सीएम चुनेंगे, या तो फिर मुकेश सहनी को चुप करा लीजिए या फिर आप भी ऐलान कर दीजिए। दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए ना कम से कम। 3 दिन से लगातार मुकेश सहनी कह रहे हैं मैं डिप्टी सीएम, फिर सीएम का अनाउंस भी कर दो साहब। 3 दिन से कहा, वो तो शुरू से कह रहे हैं। हाँ, इसमें कोई नई चीज तो उन्होंने बोली नहीं। वो कह इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी सीटें, वो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते थे। आपने कहा नहीं सिर्फ 12, तो उनका जब 12 दे रहे हो तो डिप्टी सीएम भी दे दो, ये हुई है बात। अगर सीटें कम करके डिप्टी सीएम मांगना चाह रहे हैं, फिर मन में लालच है, नहीं, मेरी बात सुनिए। अब ये नंबर कहाँ से आ गए आपके पास, मुझे नहीं पता। 12 है, 18 है, 20 है, 25 है, 50 है, 60 है, जो भी उनकी डिमांड थी, वो तो अभी हम लोगों तक भी बात नहीं आई है। वो बहुत ज्यादा सीक्रेट है, लेकिन हाँ वो आ जाएगा, क्लियर होगा, और सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा, मीडिया वालों को बताया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जाएगा। और जब तक ऐलान नहीं किया जाता है तब तक इसका मजा लेना चाहिए। और अभी राहुल आनंद जी बोल रहे थे कि अपने कई लाइन उन्होंने बोला, मुझे एक लाइन बड़ा हंसी आई, उस पर मैं हंस गया था। तो मैं हंसा इसलिए था कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के डीएनए को गाली दी थी सर, और आज तक उसकी माफी नहीं मांगी है, और वो इल्जाम भी आप हम ही पे थोप रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। नहीं, वो इल्जाम तो इसीलिए क्योंकि स्टालिन कह देते हैं यहाँ टॉयलेट साफ करने आते हैं, रेवंत रेड्डी सीएम है तेलंगाना के, वो कुछ और कह देते हैं बिहारियों को लेकर। वो दरअसल वहां उनका जिक्र चल रहा था, आप बीच में फंसा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। नहीं किया है, नहीं, जो सुन लीजिए। हाँ। सारे लोगों ने रिग्रेट किया है, रिग्रेट करने के बाद बिहार भी आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, लेकिन आज तक रिग्रेट नहीं किया कि उन्होंने बिहार के मुखिया के डीएनए को गाली दिया था। चलो इस पर जवाब ले लेंगे, राहुल आनंद जी का इस पर जवाब ले लेंगे, चर्चा में बढ़ जाएंगे आगे, क्योंकि बिहार में सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं, मुद्दों की राजनीति भी दरअसल घर में